नमस्कार। आज एक ऐसे भारत के व्यक्तित्व की मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं जो न केवल भारत का एक बेहतरीन वैज्ञानिक था बल्कि एक भारत के भविष्य दृष्टा, एक मजबूत देश का नागरिक, भारत के श्रेष्ठतम संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाला और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम साहब। शायद हर कोई चाहता है इनके जैसा बनना। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के रामनाथपुरम जिला में तमिलनाडु राज्य में हुआ था, लेकिन प्रकृति जो थी 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की उम्र में इन्हें हमसे छीन ली। ध्यान रखेंगे, ये अबुल पाकिर जुनैद आबुद्दीन अब्दुल कलाम अथवा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के एक साधारण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता अखबार बेचने का काम करते थे। इनके गांव का नाम धनुषकोडी था और एकदम मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में थे, लेकिन अपने वैज्ञानिक सोच, अपने मेहनत, अपने त्याग के बल पर इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम किया कि इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ये भारत के ग्रह में निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो इस देश को संचालित करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उससे कहीं भी इनकी प्रसिद्धि कम नहीं थी, बल्कि एक राजनेता के साथ साथ एक अच्छे वैज्ञानिक थे, एक अच्छे भविष्य दृष्टा भी थे। डॉक्टर कलाम के 79वें जन्मदिन पर UNO यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा 17 जुलाई 1983 को रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। आपको शायद पता होगा कि ये पहला स्वदेशी उपग्रह PSLV-3 का सफल परीक्षण भी किए। इनका कहना था कि 1962 में ये मात्र 31 वर्ष के थे जब चीन भारत पर आक्रमण किया था। इनके मन में उसी समय में यह आग लग गई कि वो कौन सा तरीका होगा जिससे अपने देश की सुरक्षा और संरक्षा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जा सके। इन्होंने ठान लिया कि हमें न तो विवाह करना है और न ही हमें अपने परिवार में उलझना है। मेरा परिवार पूरा भारत है और इसलिए आजीवन कुंवारे रहने का इन्होंने निर्णय लिया और तत्पश्चात जितना भी वक्त मिलता था राष्ट्र के लिए सोचते थे। इनकी यही सोच, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इनके प्रति आकर्षित किया और सबको इस श्रद्धा से, स्नेह से, सम्मान के साथ इन्हें आज राष्ट्रभक्त ही नहीं मानते, भारत के नियंता मानते हैं। ये स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र यानी कि गाइडेड मिसाइल का भी जन्म दिया था। इन्हीं के द्वारा जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में रहे और इसी बीच में आपको शायद पता होगा 11-13 मई को भारत जो है 5 परमाणु विस्फोट किया था। 11-13 मई 1998 को भारत के द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए गए। वह इसलिए किया गया था क्योंकि भारत के पड़ोसी देश के पास बहुत ही अच्छे अस्त्र शस्त्र थे और उस अस्त्र शस्त्र के बल पर भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था। हमारे देश की जनता के मनोबल को ऊंचाई तक ले जाने के लिए, सैनिकों के मनोबल को मजबूत करने के लिए भारत में परमाणु परीक्षण करना अति आवश्यक था।
अतः इस परीक्षण के जस्ट बाद भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन हमारे कलाम साहब ने थोड़ा भी अपने कदम पीछे नहीं हटाया। लगातार अग्नि श्रृंखला के मिसाइल का इन्होंने विकास करते रहा। अग्नि और पृथ्वी का जो सफल परीक्षण होते रहा, इससे पूरा का पूरा विश्व में एक खलबली मचते रहा। आपको शायद पता होगा, लोग कहते हैं कि भारत के लोग जो है वो भारत को, मुसलमानों को सम्मान कम देते हैं या हिंदू कम देते हैं। एक भी ऐसा यहाँ का भारत का नागरिक नहीं है, चाहे वो स्वयं शंकराचार्य ही क्यों न हो, जो कलाम साहब को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उनके मृत्यु के समय में भारत की समस्त जनता की आंखें छलक उठी थी। हम अपने आप को निस्सहाय महसूस कर रहे थे। बड़े गर्व से हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि डॉक्टर कलाम साहब की तरह मेहनत करो, वैसे देश के रक्षक बनो। मैं आज जब राजस्थान के उदयपुर में एक दुर्घटना घटी है, उसी पर ये जानबूझकर एक वीडियो बना रहा हूं, बिना कोई ज्यादा चर्चा किए कि विदेशों के किसी व्यक्ति का अगर कोई चर्चा कर दिया, ठीक है, आपकी आस्था जुड़ी है, नो पुरसरमा, लेकिन विश्व में तार तार हो रहा है हमारे देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है। दुनिया देख रही है भारत कमजोर हो रहा है, और इस कमजोरी में कलाम साहब अगर रहते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। वो निश्चित ही कुछ न कुछ काट विकसित कर लेते। वे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ही उसी दौरान राष्ट्रपति बनाए गए थे। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी करता है, आरएसएस करके बदनाम करता है, जबकि आरएसएस हो या कोई भी राष्ट्र का संगठन हो जो देश के हित के लिए काम करता है, वह नाम चाहे जो भी हो, इस देश के लिए ही काम कर रहा है, उसे सैल्यूट है। चाहे वो भाजपा हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो या अगर कोई स्थानीय पार्टी क्यों न हो, या देश की एक छोटे से गरीब मजदूर क्यों न हो, या हमारे वर्तमान राष्ट्रपति ही क्यों न हो, सब जब इस देश के लिए काम करते हैं, सबको सैल्यूट है। किसी को जो है हम बदनाम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आज देखिए हम कुछ नेताओं के भाषण कि वो मोदी तक को धमकी दे रहे हैं और इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि हमारे देश में जो है केवल और केवल विदेशी नेताओं के सम्मान में ही जो होगा वही होगा, अपने देश का कोई इज्जत नहीं है। आप ठीक है कि किसी एक बच्चे के अभिभावक को आप हत्या कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मोहम्मद साहब अगर जिंदा होते तो क्या ये चीज स्वीकार करते? क्या किसी के पति को मार डालो, किसी के बच्चों के पिता का साया उसके सामने से छीन लो? ऐसा कतई नहीं, क्योंकि बल का प्रयोग जो है वो कहीं किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता। आप अपने मन से ही अपने धर्म को और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जहां भी धर्म में बल आ रहा है, इसका सीधा सा सेंस है कि बल लाने वाला धर्म का आचरण नहीं करता। धर्म के आचरण करने वाले अपने बौद्धिक क्षमता से अपने पंथ के अच्छाइयों को गिनाएगा, उसे स्थापित करेगा। क्योंकि धर्म कभी भी पशुता नहीं सिखाता, धर्म कभी भी हत्या नहीं सिखाता, धर्म कभी भी संहार नहीं सिखाता। एक निरीह जनता को आप क्षति कर रहे हैं, ये निश्चित ही उचित नहीं है। डॉक्टर कलाम साहब के रोहिणी उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया गया था, भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनाने में उन्होंने सहयोग किया था। इनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक इसी ढंग से उन्होंने जो है भारत के विकास के लिए 2020 के क्षेत्र में यानी कि 2020 तक जो अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान किए थे, जिस पर भारत सरकार बिल्कुल चली और काम कर रही है। 1982 में वो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल विकास पर केंद्रित किया था। अग्नि मिसाइल हो या फिर पृथ्वी मिसाइल हो, इनका सफल परीक्षण उन्होंने किया था। शायद आपको पता होगा कि वे
जुलाई 1993 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उन्हीं के देखरेख में अंठानगर में पोखरण में परीक्षण किया गया था और भारत के द्वारा ये दूसरा पोखरण परीक्षण था। ध्यान रखेंगे इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम उनके द्वारा स्वयं लिखी गई थी। माई जर्नी जो है ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ठीक इसी ढंग से इग्नाइटिंग माइंड, ये सब जो है पुस्तक उनके द्वारा लिखे गए थे। इंडिया माई ड्रीम एंड बिल्डिंग अन एम्पावर्ड नेशन टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक इसी ढंग से विंग्स और फायर, इनके जो है बहुत अच्छे सहलेखक थे। अरुण तिवारी अच्छा खासा ये पुस्तक जो है भारत में है और अच्छी खासी विचार रखता है। ठीक इसी ढंग से स्पिरिट ऑफ इंडिया 2013, इंडोमिटेबल स्पिरिट 2013 और फिर विजन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ के रूप में उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया। बाद में अन्य कई लोगों ने उनके पुस्तकों को उनके जीवनी से जोड़कर विश्व के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए लिपिबद्ध किया। हम इतना कहना चाहेंगे आज कि हे भारतीय मुसलमानों या हे सनातनियों, अगर किसी में भी उग्रता है, यह उग्रता और जोश को तुम देश के विकास में लगाओ, विषय मैन की तरह काम करो, डॉक्टर कलाम साहब की तरह काम करो। बस इतना ही निवेदन करके और मैं कहूंगा देश को अग्नि में झोंकने से अच्छा है छोटी छोटी विरोध होते होते भारत 3 टुकड़ा में हो गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार के आग उगलने वाले नेता पुनः भारत को कमजोर धीरे धीरे कर रहे हो। अपनी राजनीतिक रोटी एक सीमा तक से को अपने कुर्सी प्राप्त करने की सोचो या फिर अपने लालचाई पद का सोचो, लेकिन भारत माता से मत खेलो, समाज से मत खेलो, धर्म से मत खेलो। धर्म को एकताबद्ध रखो और समाज को बांध कर रखो। कलाम साहब के पंथों पर चलने का प्रयास करो।